नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में 29 और 30 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और सारी जानकारी हमेशा की तरह हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। और ये सीरीज, जैसा कि हमने आपको बतलाया है, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप यहाँ से जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न था कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान रेमल, जिसका जो अर्थ होता है ये होता है रेत, इसका नामकरण किस देश द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, नामकरण कैसे होता है ये चीजें हमने आपको विस्तृत तौर पर पिछले वीडियो में आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो इसका नामकरण किया गया ये ओमान के द्वारा किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है रेमल। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। बताएं कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। जो घोषणा हुई है इसके आधार पर जो इसका निर्धारित जो डेट है, जो तिथि है, वो है 10 से 16 जून 2024। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे बातों को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि खास करके अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों की, तो ऐसे में हाल ही के दिनों में बहुत सारे प्रश्न खास करके इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। तो उनमें से यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात करें तो ध्यान रखना है कि प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार विमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा, यानी कि BWKL, बिहार विमेन्स कबड्डी लीग। अच्छा, खेल और खिलाड़ियों को लेकर बिहार के संदर्भ में हम आपको मतलब इस प्रकार से इसलिए जोर देकर बतला रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार सरकार ने इसको लेकर बहुत सारी घोषणाएं की है और खेल और खिलाड़ियों को लेकर बहुत पहले से मतलब सजग हो चुकी है बिहार सरकार। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, तो ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखने के लिए। चलिए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल विभाग और महिला विकास निगम के संयुक्त प्रयास से जो इसका आयोजन हो रहा है, ये 10 से 16 जून तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया जाएगा। ये इसका पहला संस्करण होगा। किसका? तो बिहार विमेन्स कबड्डी लीग का। और आपको ये ध्यान रखना है कि 7 दिनों तक चलने वाले इस लीग में 6 टीमें भाग लेगी और प्रतियोगिता पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में ये आयोजित होगा। यही चीज यहाँ पर दोहराई गई है। तो ये 7 दिवसीय प्रतियोगिता है। अच्छा, इसको लेकर जो सिलेक्शन ट्रायल था वो फरवरी महीने में हुआ था, फरवरी 2024 में। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से डायरेक्टली इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है खेल की, तो ऐसे में एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जो चर्चा हम लोग कर रहे थे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग की, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान जो महानिदेशक है ये है रविंद्रन शंकरन। और बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है? तो ये है सुरेंद्र मेहता। अच्छा, बिहार में खेल की बात हो रही है तो बिहार की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो यही है कबड्डी। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो कबड्डी बिहार के अतिरिक्त भारत के कई और राज्यों के तकरीबन 6 से 7 राज्यों का मतलब कह सकते हैं ये राजकीय खेल है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय खेल भी है। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखें। अच्छा, बिहार से संबंधित खेलों की बात हो रही है तो हालिया कुछ जानकारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, इस 3 पॉइंट को लेकर अभी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अगला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, हालांकि ये बतलाया गया है, रिवीजन पर्पज से पुनः देखिए कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया ये 2024 में मनाया गया। और गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 14 झांकियों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, इसको दूसरा पुरस्कार मिला था। किसको? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की जो झांकी थी मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित, इसे दूसरा पुरस्कार मिला था। अच्छा, यहाँ से कई चीजें और भी आपको याद रखना है। जैसे कि पहला पुरस्कार जो मिला ये किसे मिला? तो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। वहीं पर जो तीसरा पुरस्कार संयुक्त तौर पर मिला ये कृषि निदेशालय और विधि विभाग को संयुक्त तौर पर दिया गया। तो ये तो रही बात यहाँ पर बिहार के संदर्भ में। गांधी मैदान की चर्चा हो रही है तो एक बात यहाँ से ये भी जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है 17 बार का, वो है नीतीश कुमार के नाम। इससे पहले जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो श्री कृष्ण सिंह के नाम था, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं।
तो आई होप आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहला पुरस्कार किसे मिला? तो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को। अच्छा, अगर यही प्रश्न को आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि जो कर्तव्य पथ पर, जिसे कि पहले राजपथ कहा जाता था, वहां पर जो झांकी निकाली गई, किस विभाग की झांकी को या फिर किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला? तो संस्कृति विभाग या फिर संस्कृति मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। ये चीजें हमने इसी सीरीज में आपको विस्तृत तौर पर बतलाया है। अच्छा, यहाँ पर जिस बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिला था। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से जो ये कानूनी मान्यता मिला, तो खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी फैसला या फिर कोई भी घोषणा करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब स्वतंत्र है। कब से? तो 25 मार्च 2023 से। यहां से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखने योग्य है। चलिए, अब यहां पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है और इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये प्रक्रिया अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो यहाँ पर पुराने जो मतलब खास करके विजेता है उससे रिलेट करते हुए हमने आपको एक प्रश्न पूछा है और ये हम आपको इसलिए यहाँ पर प्रश्न के रूप में मतलब आपके समक्ष रखा है हमने, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या है? देखिए, 2024 में मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया था, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गए। उसके अतिरिक्त देखिए 2023, 2022 और 2021 को लेकर जो यहाँ पर लिखा गया, जो मिलान है एक तरफ से देखें तो ये थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो ये सभी जो विकल्प है यहाँ पर ये गलत है। हमें पूछा गया कौन सा जो कथन है ये सत्य है। सत्य विकल्प नंबर ए ही है, यानी कि 2024 में मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इसको विस्तार से समझिएगा। दरअसल यहाँ पर चीजें जो हमने आपके समक्ष लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है, जो कि 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भाग लेते हैं या फिर इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम है 31 जुलाई 2024 के संदर्भ में, तो आपको ये ध्यान रखना वैसे बच्चे इसमें भाग लेने के लिए दक्ष होते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाने वाला एक कह सकते हैं वार्षिक पुरस्कार है, जो कि राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखिए। पुरस्कार का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ से इतनी सारी बातें जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर 2024 को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष हमने रखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा हुई थी ये 19 जनवरी 2024 को हुई थी और इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया था, जिनमें 9 लड़कियां थी और 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके या फिर दोनों को मिला करके 18 जगहों से ये 19 बच्चों का चयन किया गया था। अब इसी में अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो इस वाले पॉइंट पे आप नजर डालिएगा। यहाँ पर पूरी कंप्लीट सूची पिछले 3 साल की हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसमें पहला जो है 2024 को लेकर लिखा गया है कि मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया। देखिए, इन्हें जो सम्मान मिला है ये कला और संस्कृति के लिए दिया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं पर 2023 की बात करें तो बिहार से किसी भी बच्चे को यह पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, लेकिन उससे पिछले साल 2022 में 2 बच्चों का चयन किया गया बिहार से, जिनमें आपको ध्यान रखना एक नाम है पल साक्षी और दूसरा नाम है धीरज कुमार। इन दोनों को क्रमशः सामाजिक सेवा और वीरता के लिए मतलब इस कैटेगरी में इन्हें पुरस्कार मिला था। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पल साक्षी, दरअसल कोरोना महामारी के बाद इन्होंने पीएम केयर्स फंड में 10,000 रुपये का योगदान दिया था, एक प्रकार से मदद दिया था। और वहीं पर बात करें धीरज कुमार की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो धीरज कुमार को जो वीरता कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, दरअसल इन्होंने अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचाया था। तो यही सारी बातें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखने। कई सारी कैटेगरी है, 6 से 7 कैटेगरी है जिसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इन सारी बातों को यहाँ से अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। और यही वाला पॉइंट 2022 वाला जो है यही आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आई होप आप लोग याद रखेंगे। 2024 वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस वकील को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में
न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जया वाडिगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब आपको बता दूं कि भारतीय मूल की वरिष्ठ अमेरिकी वकील जया वाडिगा को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एक भारतवंशी है, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और यहाँ पर जो इस कोर्ट में ये न्यायाधीश नियुक्त हुई है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने मौजूदा न्यायाधीश रॉबर्ट एस लैपहम का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। और ऐसे में अगर हम जो चर्चा कर रहे थे भारतीय मूल की है, तो इनका जो ओरिजिन है ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जुड़ा हुआ है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था जया वाडिगा का, जो कि अमेरिका में जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली तेलुगु महिला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। और पहली तेलुगु महिला है जो यहाँ अमेरिका में किसी कोर्ट में जज नियुक्त हुई है। अच्छा, ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले भी हमने आपको दिया है। इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। मनप्रीत मोनिका सिंह, देखिए भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख के न्यायाधीश बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीरीज में हमने जानकारी दिया था। अच्छा, ये वाला शायद एग्जाम में पूछा जा चुका है। केतनजी ब्राउन जैक्सन 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली और श्वेत महिला जज बनी थी। ये शायद मुझे लग रहा है कि पूछा गया, कहीं मैंने पढ़ा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है, तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये 2022 की यहाँ पर बात हो रही है, और ये मत सोचिएगा कि 2022 का ये प्रश्न है तो ये पुराना हो गया। ऐसे प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस तरह के तथ्य पुराने कभी नहीं होते हैं, क्योंकि पहली महिला और श्वेत जज बनी है कहाँ पर, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहाँ पर भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा वो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ये कौन है, तो DY चंद्रचूड़। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इनका पूरा नाम क्या है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वहीं पर दूसरी ओर बात करें पटना हाई कोर्ट की, तो 44वें मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। ये ध्यान रखिए, और ये केरल के रहने वाले हैं। और संजय करोल के स्थान पर ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कई जगहों पर आपको इस प्रकार से फंसाया जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो उस स्थिति में आप यही आंसर करेंगे 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके कप्तान यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया श्रेयस अय्यर। तो प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स IPL के 17वें संस्करण की विजेता चुनी गई है। बताएं कि एक विजेता के रूप में KKR के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको लगता होगा कि IPL से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दरअसल वो जमाना चले गया। अब यहाँ पर प्रश्न को किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से वो घुमा फिरा के आपको फंसा सकता है। ठीक है, प्रश्न कठिन पूछाते हैं, स्तर जो है वो पहले से बहुत ऊपर जा चुका है। जैसे मान लीजिए यही जो प्रश्न हमने यहाँ पर आपसे पूछा है, अगर IPL 2024 को सिर्फ आप पढ़े हैं, इससे रिलेटेड पुराने तथ्यों को आपने नहीं देखा है, बाय द वे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है इस प्रश्न को हल करने में, क्योंकि विकल्पों को आप जो देख रहे हैं, जब तक इस पर पूरी नॉलेज नहीं होगी यह आंसर आप सही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान सत्य है, हमें सत्य मिलान की पहचान करना है एक्चुअली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तीसरी बार यह खिताब 2024 में KKR ने अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ पर जो पहली बार लिखा गया है, पहली बार 2011, ये गलत है, क्योंकि पहली बार 2011 नहीं बल्कि 2012, और दूसरी बार 2013 नहीं बल्कि 2014 में KKR ने इस खिताब को अपने नाम किया। अतः विकल्प नंबर सी, यानी कि तीसरी बार जो मिलान दिया गया 2024, ये यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है। देखिए, इसको लेकर जो जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, सभी को ध्यान पूर्वक देखना है आपको। देखिए, पहला पॉइंट है कि इस वर्ष 2024 में खेले गए IPL के 17वें संस्करण का जो आयोजन है, ये 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 तक किया गया। और इसका प्रायोजक कौन है, तो इसका जो प्रायोजक था ये था टाटा समूह। आपको ये ध्यान रखना है 2024 में ये इसका 17वां संस्करण है IPL का। और फाइनल मुकाबला जो खेला गया, ये सनराइजर्स हैदराबाद और KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। दोनों टीमों के कप्तान को लेकर यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस और KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर। और यह मुकाबला खेला गया था MS चिदम्बरम स्टेडियम, कहाँ पर, तो चेन्नई में। ये यहाँ से ध्यान रखिए।
फाइनल मुकाबले की बात करें तो केकेआर ने सनराइजर्स को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब हासिल किया। और केकेआर इससे पहले 2012 और फिर 2014 में, पहली बार 2012, दूसरी बार 2014, अब रिसेंटली 2024 में ये खिताब को अपने नाम किया है। तो कुल 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया। 2024 आईपीएल के 17वें संस्करण के अगर हम बात करें तो यहाँ से कई चीजें आपको ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ऑरेंज कप का खिताब मिला है विराट कोहली को, जो कि 741 रन इन्होंने स्कोर किया। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को मिलता है जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाया होता है। तो आरसीबी के हैं विराट कोहली, 741 यानी कि सर्वाधिक रन बनाए इन्होंने। हर्षल पटेल, जो कि आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, खिलाड़ी को यह पर्पल कैप दिया जाता है, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त अन्य कैटेगरी है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी, सबसे ज्यादा 42 छक्का अभिषेक शर्मा, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क को लेकर ये ध्यान रखेंगे, ये आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है। इस वर्ष 2024 में 17वें संस्करण को लेकर जो इनकी जो मतलब कह सकते हैं बोली लगी थी, जो ये खरीदे गए थे केकेआर की तरफ से, ये राशि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 24.75 करोड़, ये सबसे अधिक राशि में किसी खिलाड़ी को खरीदा गया था। तो यहाँ से ये बातें ध्यान रखिए। हालांकि आईपीएल को लेकर कई चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हमने बात किया 2024 के 17वें संस्करण को लेकर। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कंप्लीट सूची, अब तक जो आईपीएल टीमों की हम विजेता सूची की अगर बात करें, जो टीमें वर्तमान में आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रही, उनमें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक कॉमन प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है कि पहला संस्करण का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया था? तो पहला संस्करण इसका खेला गया था मेंस कैटेगरी का, यानी कि आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग में। आपको ध्यान रखना 2008 में राजस्थान रॉयल इससे खिताब को अपने नाम किया था। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद 2 बार, मुंबई इंडियंस और सीएसके, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन यह है कि सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को 5 बार अपने नाम किया था। दूसरी टीम बनी थी सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग। केकेआर 3 बार और गुजरात टाइटंस 1 बार अपने पहले ही मतलब कह सकते हैं डेब्यू सीजन में ही ये खिताब को अपने नाम किया था। तो ये चीजें यहाँ से समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, पिछला संस्करण जो गुजरा है, जो कि 16वां संस्करण था, आप यहाँ पर इसको लेकर कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसे पढ़ लीजिए। फिलहाल इसका जो विजेता बना था ये चेन्नई सुपर किंग, 5वीं बार बना था। किसे हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई है, थोड़ा सा पॉज कीजिए, ये सभी को पढ़ लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा, अभी रिसेंटली विमेन्स प्रीमियर लीग का सीजन 2 समाप्त हुआ है। अब यहाँ पर इसको लेकर ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये सीजन 2 आरसीबी की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सीजन 2 में आपको ध्यान रखना है कि आरसीबी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और ये आरसीबी का एक फ्रेंचाइजी के रूप में, अगर आरसीबी एक फ्रेंचाइजी के रूप में हम देखें, तो ये 17 साल के इतिहास में पहला खिताब है जो कि आरसीबी ने इसे नाम किया है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन यह है कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में जो आरसीबी की महिला टीम है, उसने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। जब फाइनल मुकाबला 17 मार्च को खेला गया था आरसीबी और डीसी के बीच में, और डीसी को हराकर आरसीबी ने यह खिताब को अपने नाम किया था। महिला प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण था पिछले साल 2023 में आयोजित किया गया था, वहां पर भी दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर मुंबई इंडियंस के हाथों उन्हें शिकस्त मिले थे। मुंबई इंडियंस चैंपियन बने थे पहले संस्करण था। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, दोनों जो सीजन हुआ दोनों में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची है, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आईपीएल की, देखिए यहाँ पर हमने एक चीज इंडिकेट नहीं किया, यहाँ पर हम आईपीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आईपीएल के 16वां संस्करण और 17वां संस्करण, ये 16वां संस्करण 2023 में आयोजित हुआ था और 17वां 2024 में। यह चीज यहाँ पर हमने लिखा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। महिला प्रीमियर लीग सीजन 2 का जो विजेता सूची है, जो विभिन्न कैटेगरियां है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। समय निकालकर थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये खास करके विजेता सूची है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, अब आ चुके हैं हम 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि दीपा कर्माकर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन था ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। कब से कब तक? तो 24 से लेकर 26 मई 2024 तक। और यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं दीपा कर्माकर,
अच्छा, इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है कि इस एशियाई चैंपियनशिप में त्रिपुरा की दीपा कर्माकर किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है और उन्होंने यह अवार्ड महिला वोल्ट व्यक्तिगत श्रेणी में अपने नाम किया है। ये चीजें यहाँ पर कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमने लिखा है त्रिपुरा, तो दीपा कर्माकर रहने वाले कहाँ की, तो त्रिपुरा की। अगला पॉइंट है दीपा कर्माकर से संबंधित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। दरअसल 2017 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। साथ ही साथ दीपा कर्माकर को वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कि अब यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1991-92 में हुई थी, लेकिन रिसेंटली 2021 में इसका नाम बदलकर कर दिया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे। 2021 में इसका नामांकन हुआ था पुनः से और इसे नाम दिया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत की किस जल विद्युत कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया किस जल विद्युत कंपनी को, तो भारत की जो सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी ये है एनएचपीसी हरियाणा। तो अभी हाल ही में इसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी को हाल ही में 23 मई 2024 को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एनएचपीसी को जो यह सम्मान मिला है किस लिए मिला है। दरअसल एनएचपीसी को यह प्रतिष्ठित सम्मान भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को बढ़ावा देने और साथ ही साथ मानव संसाधन प्रबंधन के लिए तैयार उसके जो रणनीतिक दृष्टिकोण है यानी कि एनएचपीसी की, तो इसी के लिए इसी कैटेगरी में इसे यह सम्मान दिया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जल विद्युत ऊर्जा के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनएचपीसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1975 में। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मौजूदा समय में जो इसका मुख्यालय है ये फरीदाबाद हरियाणा में है। साथ ही साथ यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखना है कि एनएचपीसी को वर्ष 2020 में जल विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन उपयोगिता के लिए सीबीआईपी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये चीजें खास करके एनएचपीसी से संबंधित है। रिसेंटली एक करेंट अफेयर्स में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जानकारी हमने दिया है सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है। तो इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि नेपाल की है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मई 2024 में नेपाल की 32 वर्षीय महिला या फिर 32 वर्षीय पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने महज 14 दिनों में 3 बार जो कि 12 मई, 19 मई और 25 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर इतिहास रचा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि कुल मिलाकर यह चौथी बार है जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, 3 बार तो रिसेंटली, लेकिन इससे पहले जो एक बार और कर चुके हैं ये कुल मिलाकर 4 बार। तो पहली बार जो माउंट एवरेस्ट की चोटी के फतह की थी साल 2018 में। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की जानकारी हमने रिसेंटली मतलब विस्तृत तौर पर आपको दिया है। जो कई नाम यहाँ से निकल कर आते हैं वो कंप्लीट सूची जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके समक्ष है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि माउंट मैन के नाम से या फिर एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा हाल ही में 22 मई 2024 को रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अतः 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर 30 बार का यह रिकॉर्ड है जो किसी इंसान के नाम दर्ज है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई को लेकर के। दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में झारखंड की 16 वर्षीय 12वीं की छात्रा
काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसके साथ ही वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बनी। अगला पॉइंट है, हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तानी पर्वतारोही सिरबाज खान अतिरिक्त ऑक्सीजन के उपयोग के बिना माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये सभी को आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान होगा कि रिसेंटली हमने कई बार आपको माउंट एवरेस्ट को लेकर जानकारी दिया है। इसमें पहले व्यक्ति कौन बने हैं चढ़ने वाले, और भी कई चीजें। फिलहाल आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसमें रहा अव्वल उत्तर प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तुलना में पिछले साल की तरह इस साल भी शीर्ष पर है। यानी कि पिछली बार 2022-23 की बात करें तो उस वक्त भी इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर था, और अभी जो नया रिपोर्ट है इसमें भी शीर्ष पर है। अच्छा, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसने अपने नाम दर्ज किया है। अच्छा, आई होप कि आप यहाँ ट्रांसमिशन लाइन को समझ रहे हैं। जो इस प्रकार की संरचना आप लोग देखते होंगे, जो खास करके बड़े बड़े से पोल होते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारी तार को ले जाया जाता है, जो कि एक प्रकार से पावर हाउस से ही निकल कर आता है, तो इसे ही ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस मामले में उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, मतलब इसके कसकर के निर्माण में या फिर इसको जोड़ने के मामले में, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के मामले में, इसे बिछाने के मामले में, जो भी आप बोले, इसमें ये खास करके सूची है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर रहा है, तो यहाँ पर 1460 सर्किट किलोमीटर खास करके ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई है। अब इसे ऐसे समझिएगा, सर्किट जो किलोमीटर की बात हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन का हिस्सा बनने वाले जो सर्किट की संख्या होती है और साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन लाइन जो बिछाई जाती है उसी पे ये निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ऐसे में दूसरे स्थान पर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश रहा। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन को जो अभी हम एक्चुअली दिखला रहे थे ये तस्वीर के माध्यम से आपको, आप इसे ऐसे समझिएगा कि एक विद्युत ऊर्जा प्रणाली में विद्युत ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो आप यहाँ पर इसकी कई कैटेगरी देख सकते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ये वाला। उसके बाद ये आता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये जो बिजली का खंभा होता है, जो पोल होता है, जो घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो बड़ी वाली होती है उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत की रुपे सेवा शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मालदीव। आपको बता दूं कि हाल ही में द्वीप राष्ट्र मालदीव ने भारत की रुपे सेवा शुरू करने की घोषणा की है। और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लिखा है कि रुपे सेवा शुरू करने की घोषणा की। हाँ, ये सही है। और यहाँ पर हमने ये लिखा है कि अब भारत और मालदीव के बीच मजबूत होते संबंधों, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और साथ वित्तीय सहयोग को रेखांकित करता है, जो कि और भी इसे मजबूत किया जा सकता है। इसी दिशा में अभी हाल ही में मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आई है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल रुपए की बात हो रही है, तो रुपए यूपीआई की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई की शुरुआत की थी 11 अप्रैल 2016 को। और एनपीसीआई के अनुसार नेपाल देश जो है ये भारत की यूपीआई प्रणाली सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश है। ये यहाँ से अवश्य आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिसेंटली एक जानकारी और भी निकलकर सामने आती है इससे संबंधित कि भारत की फिनटेक कंपनी फोन पे द्वारा हाल ही में 15 मई 2024 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई को श्रीलंका में लॉन्च किया गया। और इसके लिए फोन पे द्वारा श्रीलंका में लंका पे के साथ एक समझौता किया गया। ये यहाँ पे ध्यान रखना, खास करके पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोन पे यूजर है, जो खास करके मान लीजिए आप अगर फोन पे यूजर हैं, आप कभी श्रीलंका घूमने के लिए गए। अच्छा, पहले ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी मतलब एप्लीकेशन से किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया जा सकता है।
तो देखिए भारत और श्रीलंका दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। यहाँ पर अगर हम फ़ोन पे की बात करें तो ये सिस्टम पहले नहीं था कि श्रीलंका में किसी भी स्कैनर को आप स्कैन करके पे कर दें। उसके लिए वहाँ पर एक ही बात होता कि फ़ोन पे का स्कैनर हो तभी जाके वो स्कैन कर पाता। दरअसल इसी के समाधान के लिए लंका पे के साथ मतलब ये समझौता किया गया, जिसके बाद अब फ़ोन पे यूज़र लंका पे का क्यूआर कोड एकदम आसानी से स्कैन करके उस पर पेमेंट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किनके द्वारा विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया नोट पेन। जो आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दरअसल जो रिफिल लगा हुआ है वो भी एक प्रकार से कागज का ही बना हुआ है। तो प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया गया है। कई चीजें इसमें लकड़ी की भी लगी हुई है। इसे नाम दिया गया है नोट पेन। और इसके जो निर्माता है ये कौन है? दिल्ली के सौरभ एच मेहता। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया में करोड़ों पेन इस्तेमाल होता है और उससे लगभग जो पेन होता है वो प्लास्टिक का ही होता है। तो उससे बहुत कचरा उत्पन्न होता है। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इन्होंने इस तरह के पेन का आविष्कार किया है। ये अभी खबरों में है और ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसे नाम दिया गया नोट पेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साझा समृद्धि के लिए जल यानी कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी विषय अर्थात थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम कहां पर आयोजित किया गया? तो आयोजित हुआ है बाली इंडोनेशिया में। ये वही स्थान है जहां पर G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से भारत को G20 की कमान मिली थी और भारत की अध्यक्षता में आपको ध्यान रखना है कहां पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना है इसका थीम क्या था? तो वसुदेव कुटुंबकम। वर्तमान में जो G20 की कमान है वो भारत से मिली है किसे? तो ब्राजील को। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच निम्नलिखित में से कहां 27 मई 2024 को नवा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि बिहार में शराबबंदी नीति पर हाल ही में 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? बिहार में महिलाओं पर जो होने वाले अत्याचार हैं, इसमें जो कैटेगरी आपको लिखा गया है, जो ये हिंसा होती भावनात्मक हिंसा, इसमें कितनी कमी आई है? इस रिपोर्ट को लेकर तमाम जानकारी आपको ऑलरेडी बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।